रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तेज बारिश के मौसम में कार्तिक अपने मन के रोमांस को जगाकर किचन में काम कर रही अपनी पत्नी राधिका को पीछे से हक करके कहता है, अरे मेरी जान, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम हो कि इतने रोमांटिक मौसम को यूं किचन में काम करके बर्बाद कर रही हो। अपने इस रोमांस को अपनी जेब में लेकर कमरे में चले जाओ। अभी माँ जी को उनकी चाय समय पर नहीं मिली ना तो बाहर से तेज बिजली मेरे सर पर गिर जाएगी। क्या यार, इतने रोमांटिक मौसम में बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहिए। जब वो ठंडी ठंडी बूंदें तुम्हारे पूरे शरीर को भिगा देगी तो तुम कितनी हसीन दिखोगी। तुम पहले तो मुझे छोड़ो और नहीं अपना फिल्मी रोमांस लेकर निकल लो यहाँ से। राधिका अपने अनरोमांटिक मूड से कार्तिक का भी मूड खराब कर देती है, जिसके कारण कार्तिक रसोई से निकलकर कमरे में जाने लगता है कि तभी घर की डोरबेल बजती है, जिसको सुनकर राधिका अपने मन में बोलती है, ये इतनी बारिश में कौन घर आ गया? कार्तिक, जरा देखना कि कौन है दरवाजे पर। कौन इतनी बारिश में मुंह उठाकर चला आया घर पे? ठीक है, देखता हूँ। ये मेरी बीवी बिना खुद तो भीगती नहीं है बारिश में, बेचारा जो आया है उसको भी कोसेगी कि इतनी बारिश में हमारे घर क्यों आया। इतना बोलकर कार्तिक जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने उसकी साली महिमा जो खड़ी थी, बारिश में पूरी तरह वो भीग चुकी थी। उसके भीगे हुए बदन से बारिश की बूंदें धीरे धीरे सरकते हुए नीचे गिर रही थी। ये देखकर कार्तिक के मन में सोया रोमांस एक बार फिर से जागता है और वो बारिश में भीगी महिमा को गले लगाने आगे बढ़ता है कि तभी उससे पहले महिमा ही चिल्लाते हुए कार्तिक को कहती है, अरे जीजू, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? सामने से हटो ना, आपको दिख नहीं रहा मैं पूरी भीगी हुई हूँ। देखिए, मुझे ठंड लग रही है। अगर आप और एक सेकंड मेरे सामने से नहीं हटे ना तो मैं आपके गले लगकर आपको भी भिगा दूंगी। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं तो कहता हूँ इस भीगे बदन से तुम मेरा तन मन भिगा दो। जीजू, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे सॉरी, आओ आओ अंदर आओ। महिमा अंदर आती है और बारिश में भीगने की वजह से कांपने लगती है, लेकिन कार्तिक का ध्यान तो अपनी बारिश में आई भीगी भीगी सी साली को देखने में था। इतने में बाहर की आवाज सुनकर राधिका रसोई से आती है और अपनी बहन को अपने घर में इतनी बारिश में देखकर कहती है, अरे महिमा, तू वो भी इतनी बारिश में? अरे ऐसी क्या आफत पड़ गई थी तुझे कि इतनी बारिश में आना पड़ा? मतलब बहन के आने की खुशी नहीं है, इतनी बारिश में क्यों आई इसके आने का दुख है। कम से कम आई तो हूँ, कोई टॉवल वगैरह दे दो ताकि मैं सुखा सकूं खुद को। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, रुक मैं तेरे लिए टॉवल लाती हूँ। और आप कार्तिक, दिख रहा है महिमा भीग कर आई है बारिश में, फिर भी चुपचाप खड़े हैं। यूँ नहीं कि उसको टॉवल लाकर दे दीजिए, जाओ उसको लाकर दो, मैं तब तक उसके लिए कुछ कपड़े निकालती हूँ। ठीक है। कार्तिक जल्दी से महिमा को टॉवल लाकर देता है, जिसके बाद वो खुद को सुखाकर कपड़े चेंज करने चली जाती है। उसके जाते ही कार्तिक की माँ अनुराधा अपने कमरे से बाहर आकर बोलती है, अरे बेटा, क्या हुआ था बाहर? मुझे बड़ा शोर सुनाई दे रहा था। और ये घर गीला कैसे हो गया? कौन गया था इतनी बारिश में बाहर? माँ कोई गया नहीं था, बल्कि इतनी बारिश में मेरी साली साहिबा घर आई हैं, उन्हीं के आने का शोर था। अभी गई हैं कपड़े बदलने। बताओ, इतनी बारिश में भी बहू की बहन को चैन नहीं है। अरे रुकने पर ही आ जाती, अब बारिश में भीगे तो कहीं बीमार न हो जाए। इतने में महिमा अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आती है और अनुराधा से कहती है, अरे आंटी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? ये बारिश और मैं तो एक दूसरे के दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए कभी मुसीबत नहीं बनते। मुझे तो बारिश में भीगना बहुत पसंद है। जब बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें चेहरे को छूती हैं तो मानो जन्नत ही दिख जाती है। वाओ, देखो तो मेरी साली साहिबा को बारिश से कितना प्यार है, कितनी रोमांटिक है ये बारिश के मौसम में। और एक मेरी बीवी, ना तो बारिश से कुछ लेना देना है, न ही रोमांस से। ऐसे ही कुछ देर में राधिका सबके लिए बारिश में चाय पकौड़े लाती है और सब इस मौसम का मजा लेते हुए अंदर बैठकर बारिश एंजॉय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन लगातार बारिश होती है तो एक दिन कार्तिक राधिका को मनाते हुए कहता है, यार चलो ना मेरे साथ बाहर, बारिश के मजे लेते हैं। कितनी रिमझिम बारिश हो रही है। आपको काम नहीं है बारिश में रोमांस दिखाने के अलावा? मुझे यहाँ इतना काम है, यूँ नहीं कि बीवी का हाथ बटा दे काम में। इतने में वहाँ महिमा आ जाती है और अपने जीजू का बारिश में भीगने का अरमान अधूरा देखकर कहती है, जीजू, क्या आप दीदी को इतना परेशान कर रहे हैं जब आपकी हॉट सी साली आपके घर में है, वो भी इतनी बारिश में। चलो मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर भीगते हैं इस बारिश में। अरे नेकी और पूछ पूछ,
चलो यार, राधिका से तो मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। इतना बोलकर कार्तिक महिमा के साथ बाहर भीगने चला जाता है। ये देखकर राधिका का मुंह बन जाता है। कुछ देर में उनको भीगते हुए देखकर अनुराधा घर के अंदर से चिल्ला कर कहती है, अरे बच्चों, अकेले अकेले बारिश में मजे ले रहे हो, मुझे भी बुला लेते। अरे आंटी जी, आप भी आ जाओ, देखो कितनी मस्त बारिश हो रही है, आपके भी तन मन को खुश कर देगी ये बारिश। अनुराधा भी महिमा और कार्तिक को ज्वाइन कर लेती है और तीनों साथ में बारिश का मजा लेते हैं। बारिश में घर आई साली की वजह से कार्तिक भी अब अपनी साली संग बारिश का खूब मजा ले रहा था और ये सब देख रही राधिका अंदर ही अंदर जलते हुए कहती है, देखो तो तीनों कैसे मजे से बारिश में भीग रहे हैं। बताओ, मेरे से तो कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन गलती तो मेरी ही है। कार्तिक जी ने मेरे से पहले पूछा था, पर मैं ही उनके रोमांस को बारिश के पानी में बहा बैठी। राधिका दूर से देखकर ही जलती रहती है, लेकिन उस दिन के बाद कुछ दिन बारिश नहीं होती और महिमा भी जिस काम से अपनी बहन के घर आई थी वो पूरा हो चुका था, तो वो भी अपने घर जाने लगती है, जिस पर वो निकलते हुए कहती है, जीजू और आंटी, आपको जब भी बारिश में भीगने का मन हो तो मुझे कॉल कर लेना। जितनी तेज बारिश हो मैं भीगते हुए यहाँ आ जाऊंगी और फिर हम तीनों मिलकर बारिश का मजा लेंगे। जरूर साली साहिबा, इस बारिश में मुझे अपनी साली के घर आने का ही इंतजार रहेगा। जैसे ही बारिश होगी मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप आ जाना। हाँ बेटा, आप समय से निकल जाओ, कहीं रास्ते में बारिश हो गई तो। ठीक है आंटी जी, बाय, अपना ख्याल रखना। बाय दीदी। महिमा सबको बाय बोल कर निकल जाती है, जिसके बाद राधिका की जिंदगी पहले की तरह चलने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और ऐसा मौसम देखकर कार्तिक हॉल में बैठा राधिका से कहता है, लगता है बारिश होने वाली है बहुत तेज, मुझे महिमा को कॉल कर देना चाहिए। करवाऊं कॉल महिमा को? खुद की बीवी नहीं है तुम्हारी बारिश में भीगने के लिए? अरे वाह, जब मैं कहता था कि मेरे साथ चलो बारिश में भीगने तो मैडम को काम याद आते थे, और यहाँ बारिश में मेरी साली को आता देखकर अब जलन हो रही है। कोई नहीं, अगर आज की बारिश में तुम मेरे साथ नहीं भीगी तो मैं महिमा को कॉल करके बुला लूंगा। कार्तिक इतना बोलते ही खिड़की से बाहर झांकने लगता है और तभी उसके चेहरे पर धीमी धीमी बारिश की बूंदें पड़ती है, जिस पर कार्तिक राधिका से कहता है, राधिका, बारिश आ गई, चलो भीगने। चलते हैं, पहले थोड़ी तेज तो होने दो, मैं जब तक चाय पकोड़े बना लेती हूँ। भीगने के बाद गर्मा गर्म खाएंगे तो कितना मजा आएगा। देखो, तुम मेरे मूड को वापस से खराब मत करो, या एक काम करो, छोड़ो, मैं महिमा को ही कॉल कर लेता हूँ। ऐसे कैसे, मैं चल रही हूँ ना, चलो चलते हैं। जैसे ही राधिका और कार्तिक बाहर बारिश का मजा लेने जाते हैं कि तभी डोर बेल बजती है और बाहर से एक आवाज आती है, जीजू जल्दी दरवाजा खोलिए, बारिश में आपके घर आपकी साली आई है। लो जी, राधिका ने इतनी मुश्किल से बारिश में भीगने का और अपने पति के साथ रोमांस करने का मूड बनाया, लेकिन इस रोमांटिक बारिश में राधिका के मूड को खराब करने एक बार फिर घर आ चुकी थी कार्तिक की साली। तो क्या लगता है आपको, कार्तिक इस बारिश का मजा किसके साथ लेगा, बीवी के या साली के? हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप बारिश में किसके साथ भीगना पसंद करते हैं, ये भी हमें बताना ना भूलें। रूपल एक बहुत ही हॉट फिगर वाली लड़की थी, जो कि लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया अपने घर आ रही थी। रास्ते में आते हुए वो अपनी माँ कुसुम को फोन करती है और उनसे कहती है, मॉम, मुझे एयरपोर्ट से पिकअप करने कौन आ रहा है? अरे बेटा, तेरा भाई तो किसी काम से कहीं बाहर गया है, तू एक काम कर, तू अकेली आ जाना। मॉम, ये क्या बात हुई? अगर कोई लेने नहीं आ सकता ना तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। अरे तू चिंता मत कर, मैं भेज दूंगी किसी को। कुसुम को समझ नहीं आता कि वो रूपल को लेने के लिए किसे भेजे। तभी वहाँ पर उसकी बहू दिव्या आ जाती है। दिव्या, जो कि गांव की एक सीधी साधी लड़की थी, और वो अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। हाँ बहू, वो बात ये है कि तेरी नंद रूपल आ रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको लेने कौन जाएगा। माँ जी, अगर आपको सही लगे तो क्या मैं दीदी को ले आऊं? बात तो तेरी एकदम सही है बहू। तो एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा और जाकर अपनी नंद को ले आ। जी माँ जी। दिव्या तैयार होकर अपनी ननंद को लेने के लिए एयरपोर्ट जाती है। जब रूपल की नजर अपनी भाभी पर पड़ती है तो वो गुस्से में अपनी भाभी से कहती है, एक्सक्यूज मी,
आप आई हैं मुझे लेने के लिए? भाई कहाँ है? वो दीदी उनके पास टाइम नहीं था, इसीलिए वो नहीं आ पाए और मैं आ गई। What the hell? तो आप किससे पूछ कर आई हैं? दीदी मैं माँ जी से पूछ कर ही आई हूँ। पर्सनैलिटी देखी है आपने अपनी? मेरे साथ चलने के लायक भी नहीं है आप, गवार कहीं की। पता नहीं मॉम ने भी आपको क्या सोचकर भेज दिया। कहाँ मैं इतनी हॉट और कहाँ आप। रूपल अपनी भाभी को 4 बातें सुनाकर उनके साथ जाने के लिए टैक्सी में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर के बाद दोनों घर पहुंचती हैं। तभी कुसुम हाथों में आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बेटी को तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है। इतने में रूपल मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहती है, मॉम आपको क्या जरूरत थी इन बहन जी को एयरपोर्ट भेजने की? अरे तो क्या हो गया अगर बहू तुझे लेने ही आ गई तो? मॉम आपने इसका पहनावा देखा है? कितनी गवार है ये। जब ये मेरे साथ चल रही थी तो मेरी हॉटनेस का तो फलूदा बन गया लोगों में। ये मत भूल कि वो हमारे घर का हिस्सा है और तुझे अपनी भाभी से ऐसे चिढ़ होती है जैसे कि वो कोई अनजान है। तभी वहाँ पर कुसुम का बेटा विकास आ जाता है और अपनी बहन को देखकर खुशी से उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद वो कहता है, अरे वाह, मेरी गुड़िया आ गई। माँ देखो ना कितनी बड़ी हो गई है ये। वो तो है। पता है हम सब ने तुझे कितना मिस किया। जाओ ना भाई, अगर अपनी बहन को इतना ही मिस करते ना तो एयरपोर्ट लेने के लिए आते मुझे। थोड़ी देर तक सभी लोग बातचीत करते हैं और उसके बाद सभी एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। जिस पर रूपल उनसे कहती है, मॉम खाना किसने बनाया है? और किसने? तेरी भाभी ने। OMG, लगता है तुम पूरा मूड बनाकर बैठी हो भाभी मेरा फिगर खराब करने का। क्या हुआ दीदी, खाना अच्छा नहीं है क्या? भाभी ये पूरी सब्जी कौन खाता है? कितना तेल है इसमें और कितना अनहेल्दी है ये। उफ, आपको क्या पता, आप तो पैदाइशी स्टूपिड हैं। रूपल ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? मॉम आप बस अपनी इस गवार बहू की ही तरफदारी करना। ये नहीं देख रही कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है। इतना बोलकर रूपल गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रूपल आए दिन किसी न किसी बात पर अपनी भाभी को नीचा दिखाया करती, मगर उसकी भाभी कभी भी उसकी बातों को दिल पर नहीं लगाती थी। रूपल के बुरे बर्ताव के बाद भी दिव्या उसकी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन दिव्या अपनी सास से कहती है, माँ जी कल दीदी का जन्मदिन है, क्यों ना हम इसे अच्छे से सेलिब्रेट करें। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जाकर ना जल्दी से सारी तैयारियां कर ले तू। रूपल वहीं खड़ी खड़ी सारी बातें सुनती रहती है और अगले दिन रूपल का जन्मदिन आ जाता है। रूपल अपने बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट करती है। सभी लोग उस पार्टी में बड़े ही स्टाइलिश कपड़े पहन कर आते हैं। थोड़ी ही देर में रूपल केक कट करती है। सभी लोग उसकी बर्थडे पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं कि तभी अचानक दिव्या कोल्ड ड्रिंक जब लेकर जा रही होती है तो गलती से कोल्ड ड्रिंक रूपल की एक दोस्त किंजल पर गिर जाती है। ऐसे में किंजल गुस्से से कहती है, ओफो, दिखाई नहीं देता क्या? इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तुमने। क्या हुआ किंजल? यार ये गवार कौन है? अरे पर कुछ हुआ भी तो होगा। यार ये कोल्ड ड्रिंक गिरा दी और देखना मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी इसने। ये मेरी भाभी है, गवार जाकर ना किसी और को बोलियो तू। ओ, तो तू अब अपनी गवार भाभी के लिए अपनी दोस्त को ऐसे बोलेगी? जैसे तूने मुझसे बात की वैसे ही मैंने तेरी बात का जवाब दे दिया। ठीक है फिर मैं ही जा रही हूँ यहाँ से। तेरी मर्जी है। और वैसे भी अगर मेरे परिवार वालों के बारे में तू या तेरे जैसा कोई भी और बोलेगा ना तो मैं तो उसे सुनाऊंगी ही। किंजल गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि तभी दिव्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रूपल भी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है, दीदी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई भी गलती ना हो, मगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। भाभी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस कहीं ना कहीं इन सब के जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि आज तक मैं ही आपको हमेशा नीचा दिखाने में लगी रही। मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाई। ऐसे ही समय बीतता जाता है और रूपल अपनी भाभी को शहर के तौर तरीकों के बारे में सब सिखाती है, जैसे कि मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाना और लोगों से बात करने का तरीका सिखाना। साथ ही वो अपनी भाभी को बहुत ही ज्यादा हॉट भी बना देती है।
इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। दिव्या भी धीरे धीरे अपनी ननंद की तरह बताई हुई उसकी सारी बातों को फॉलो करती है। ऐसे ही एक दिन दोनों ननंद भाभी मार्केट जा रही होती हैं कि तभी रास्ते में दो लड़के रूपल को छेड़ने लगते हैं। दिव्या ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और उन दोनों लड़कों को खींचकर एक जोरदार चाटा लगाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है लड़कियां कमजोर हैं और तुम जो मर्जी कर लोगे उनके साथ? तो मिस्टर, ये तुम्हारी भूल है, समझे? ए, तेरे को छेड़ा क्या जो तू इतनी बावली हो रही है? और क्या, अपन को तेरे से कोई लेना देना नहीं है। वैसे आइटम तू खराब नहीं है, फिगर भी ठीक ठाक ही है और ये साथ वाली आइटम भी मस्त है। वैसे ये मेरी भाभी है और इन्होंने जो भी कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। लड़कियां कोई खेलने की चीज नहीं होती। साले आइटम तेरी माँ होगी, जा उसे बोल जाके। दोनों की तेज आवाज सुनकर वहाँ पर भीड़ जमा होने लगती है। सभी लोग रूपल और दिव्या का साथ देते हैं और मिलकर उन दोनों बदमाश लड़कों की खूब पिटाई करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों ननंद भाभी वापस घर लौट आती हैं कि तभी रूपल अपनी भाभी से कहती है, भाभी आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे देखकर। आज आपने अपने लिए आवाज उठाई है। आप वो डरी सहमी दिव्या नहीं बल्कि मेरी स्ट्रांग भाभी हो। थैंक यू दीदी, ये हिम्मत मुझे आपसे मिली है। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती। तुम दोनों को साथ में देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहीं किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। दोनों ननंद भाभी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, जिसके थोड़े ही समय के बाद रूपल की एक बहुत ही अच्छे लड़के से शादी हो जाती है और दोनों ननंद भाभी अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अमन अपने कॉलेज की एक लड़की कृतिका को देखकर उसके पीछे जाने लगता है और चलते चलते वो एक पिलर से टकराता है और धड़म से गिर जाता है। शोर की आवाज सुनकर कृतिका पीछे मुड़कर देखती है। कृतिका उसके पास जाती है और पर्स उठाकर उसे देते हुए बोलती है, हेलो, अपना पर्स तो लेते जाओ। अरे ये कब गिर गया? जब तुम गिरे तुम्हारा पर्स भी गिर गया। हाँ वो मैं जाता हूँ। इतना बोलकर वो घबराते हुए वहाँ से बिना अपने दिल की बात बताए जाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कृतिका उसे अकेले बैठा देखकर उसके पास जाती है और बोलती है, अरे तुम वही हो ना जो उस दिन पिलर से टकरा के गिर गए थे? हाँ वो। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैसे मैं कृतिका और तुम? मैं दीवाना। किसके? किसी का तो नहीं, मैं अमन। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। देखते ही देखते उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दिन कृतिका अमन से बोलती है, अरे यार, तुम्हारी नजर में कोई जॉब हो तो मुझे बताना। मैं बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रही हूँ लेकिन कोई अच्छी जॉब मिल ही नहीं रही। बस इतनी सी बात है, मुझे पहले बोला होता, मैं देखता हूँ कहीं। इतना बोलकर वो उसको उसके पीजी पर छोड़कर ऑफिस जाता है और अपने बॉस से बोलता है, सर अपनी कंपनी में वैकेंसी खाली है। जॉनी को जान बहुत पसंद है और मेरी जान मेरी कंपनी है। जी सर। कह देना कल उसका इंटरव्यू है तो टाइम पर आ जाए। ओके सर, मैं कल बोल दूंगा उसको। अपने बॉस से बात करके वो कृतिका को कॉल करता है और उसे खुशखबरी देता है और अगले दिन कृतिका अमन के साथ उसके ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आती है, जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो बाहर आकर अमन को हक करके उसे बोलती है, अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, कल से मुझे ऑफिस बुलाया है। क्या सच्ची? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। आज अमन तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अरे इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आखिर हम दोनों दोस्त हैं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। कृतिका इंटरव्यू देकर वहाँ से अपने पीजी के लिए चली जाती है और अगले दिन से अमन के साथ ऑफिस आती है। साथ ही साथ अच्छे से अपना काम कर अमन के साथ ही पीजी में जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन अमन अपनी बाइक से उसको घर छोड़ने जाता है। अमन रास्ते में साइड में बाइक खड़ी करता है और उसे बोलता है, कृतिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? हाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात है, बस इसलिए। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात करनी है? यार मैं ना एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ
पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको अपने दिल की बात बताऊं या ना बताऊं। मुझे बहुत डर लग रहा है। बस इतनी सी बात, जाओ जाकर बता दो। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो? अरे यार, तुम्हें कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती। उसकी ये बात सुनकर अमन बहुत खुश होता है और जल्दी से अपनी पॉकेट से रिंग निकाल के उसको पहना देता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। कृतिका बड़ी खुशी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है, जिसके बाद वो अपने पीजी में चली जाती है। तो वहीं अमन भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, जहां किसी जरूरी काम की वजह से कृतिका को अपने बॉस के सामने ही बैठ के काम करना पड़ता है। तभी उसका बॉस उसे बोलता है, अमन तुम्हारा सिर्फ अच्छा दोस्त है या कुछ और? सर, आज का काम पूरा हो चुका है तो मैं चलती हूँ, वैसे भी मेरा टाइम हो गया है। इतना बोलकर कृतिका बाहर जाकर अमन के साथ अपने पीजी के लिए निकल जाती है और रास्ते में अमन से बोलती है, अमन, तुम्हें जॉनी सर कुछ अजीब से नहीं लगते? जब देखो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। अरे तुम सर को गलत समझ रही हो। वो हमारी लाइफ के बारे में इसलिए पूछते हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। लो, तुम्हारा पीजी आ गया। अमन उसे ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हर दिन की तरह दोनों साथ में ऑफिस आते हैं। ऑफिस जाते ही जॉनी कृतिका को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे बोलता है, जॉनी को जान से बहुत प्यार है और अगर तुम मेरी जान बन जाओगी तो सोचो, मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो वो फटीचर तुम्हें कभी नहीं दे सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए और दोबारा इस बारे में कोई बात ना हो, ये ज्यादा अच्छा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और शाम को सारी बात अमन को बताने की सोचती है, पर उसके करियर के बारे में सोचकर वो कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन तबीयत खराब होने की वजह से वो बहाना मारकर ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। जॉनी कृतिका को ऑफिस में ना पाकर अमन से बोलता है, कृतिका को बोलो कि वो दवाई लेकर कुछ देर के लिए ऑफिस आ जाए, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और तुम मिश्रा जी के पास जाओ, वहाँ एक मीटिंग है, उसको अटेंड कर लेना। अपने बॉस के कहने पर अमन बिल्कुल वैसा ही करता है और कृतिका को ऑफिस बुलाकर खुद मिश्रा जी के पास चला जाता है। उसके जाते ही कृतिका ऑफिस पहुंचती है और जॉनी से बोलती है, बोलिए, क्या काम है? काम तो बहुत अर्जेंट है, जिसे सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो और कोई नहीं। देखिए सर, अब मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है और अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। इतना बोलकर कृतिका वहाँ से जाने लगती है, पर जॉनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। कृतिका गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जॉनी पास रखा हुआ वास उठाता है और गुस्से में कृतिका के सर पर जोर से मारता है, जिसके बाद वो वहीं तड़पकर अपनी जान दे देती है। जॉनी जल्दी से बाहर जाकर सभी एम्प्लॉयज को ऑफ दे देता है और कुछ ही मिनटों में सभी एम्प्लॉयज ऑफिस से चले जाते हैं। जिसके बाद जॉनी अपने कुछ खास आदमियों को बुलाकर कृतिका की लाश को ठिकाने लगवा देता है, साथ ही उसकी मौत के सारे सबूत मिटा देता है। जॉनी ऑफिस से जाने लगता है, तभी वहां अमन आता है और ऑफिस के अंदर जाने लगता है, जिस पर जॉनी उसे रोकते हुए बोलता है, अरे अमन, अंदर कहाँ जा रहे हो? सर, वो कृतिका मेरा अंदर वेट कर रही होगी, हम साथ में ही जाते हैं ना। अरे वो ऑफिस में लाइट का कुछ इशू हो गया था तो मैंने सबका ऑफ कर दिया, वो चली गई है, तुम जाओ। जॉनी के बोलने पर अमन वहाँ से चला जाता है और कृतिका को कॉल करता है, पर कृतिका कॉल पिक नहीं करती और अगले दिन सबसे पहले अमन ऑफिस पहुँचता है और एक बार फिर से कृतिका को कॉल करता है, लेकिन इस बार उसके फोन की रिंग उसके बॉस के कैबिन से आ रही थी। अमन जल्दी से अपने बॉस के कैबिन में जाता है, जहां उसको कृतिका का फोन मिलता है, जिसके बाद उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है और वो जल्दी से फुटेज को चेक करता है। फुटेज को देखकर अमन के सामने उसके बॉस का सारा सच आ जाता है और वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। जॉनी के ऑफिस आते ही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है
और अमन जॉनी से बोलता है। जैसे तुम्हें अपनी जान से प्यार है ना, वैसे ही कृतिका मेरी जान थी। मुझे भी अपनी जान से बहुत प्यार था, जिसे तूने मार डाला। इस तरह जॉनी को उसके किए की सजा मिलती है और कृतिका का इंसाफ होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।